तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज की कहानी पर लौटते हैं। आज की कहानी जो मैं लगातार आपको सुना रहा हूँ, इसमें थोड़ी सी ये कहानी कई मायनों में कहीं और ले जाएगी आपको। उसकी वजह यह है कि इस कहानी से एक तो ये भी पता चलता है कि चाहे वो क्रिमिनल हो, घोषित क्रिमिनल हो, 30-30 मुकदमे हों उसके सर पर, पुलिस ढूंढ रही हो, लेकिन उसके अंदर भी एक दिल होता है, वो दिल भी धड़कता है और वो दिल भी किसी से प्यार करना चाहता है। तो ये कहानी हरियाणा के एक ऐसे ही क्रिमिनल की है जिसके ऊपर 30 से ज़्यादा मुकदमे थे, लेकिन वो एक लड़की को देखता है और उसको उससे प्यार हो जाता है। और इसके बाद पूरे 150 दिन तक 150 डेज़ वो उस लड़की का पीछा करता है। कभी उसके सामने आने की कोशिश नहीं करता, कभी उसको तंग नहीं करता, कभी उससे बात करने की कोशिश नहीं करता, कोई ऐसा काम नहीं करता है कि जिससे उस लड़की को कुछ पता चले। बस वो उसको देखता है, उसको पीछा करता है। उसके इश्क में पड़कर वो दो अच्छा खासा क्रिमिनल पैसे वाला वो दो ऑटो ख़रीद लेता है, सिर्फ इसलिए कि जब उसने लड़की का पीछा किया, 150 दिन तक देखा परखा, तो उसे ये सब पता था कि ये कहाँ रहती है, इसका ऑफिस कहाँ है, घर में कितने लोग हैं, बाहर में कौन है, कैसे ये ट्रैवल करती है। तो उसने देखा कई बार कि वो ऑटो से जाती है ऑफिस से घर, घर से ऑफिस। तो सिर्फ इसलिए कि उसके ऑटो में वो बैठ सके और वो उसके पास हो सके, तो उसने दो ऑटो ख़रीदे। ये सब कुछ किया उसने उस लड़की के लिए, अपने दोस्तों को दगा दिया। लेकिन फिर एक वक्त ऐसा आया, एक मोड़, कि जब अपने उसी प्यार को पाने के लिए उसी प्यार को वो किडनैप कर लेता है। लेकिन किडनैप भी इस तरीके से करता है जिसमें कोई रैंसम नहीं, कोई फिरौती नहीं, लड़की को कोई तकलीफ़ नहीं देनी। सिर्फ उस लड़की की नज़र में वो उसको अच्छा बनना है, हीरो बनना है, बुरा शख्स नहीं बनना है। और उसके बाद चाहता था कि वो उससे शादी करे और फिर वो दोनों नेपाल जाएँ और नेपाल में हमेशा के लिए बस जाएँ। और इन सारी चीज़ों में उसको इस सोच जो थी, जो इतना उसने स्टेप लिया, वो ये, कितने मुकदमे हैं मेरे ऊपर, तो चलो एक मुकदमा मोहब्बत का सही, वो भी लग जाएगा, तो क्या फ़र्क पड़ता है। कहानी 2015 की है, कहानी दिल्ली की है, महीना जनवरी-फरवरी का था। गाज़ियाबाद की एक लड़की जिसकी उम्र 24-25 साल थी, दीप्ति नाम, वो स्नैपडील में काम करती थी। एक दिन संडे को वो, ये जनवरी या फरवरी 2015, अपने दोस्त के साथ कनॉट प्लेस में घूम रही थी। इसी दौरान में हरियाणा का एक क्रिमिनल देवेंद्र, जो दिल्ली आता जाता रहता, दिल्ली में भी रहता, उसका ठिकाना था, पुलिस से बचने के लिए इधर उधर रहता, उसकी नज़र दीप्ति पे पड़ती है। पहली नज़र में ही दीप्ति को देख के उससे प्यार हो जाता है। अब देवेंद्र की कहानी दूसरी थी, था क्रिमिनल, 30 से ज़्यादा मुकदमे, लेकिन पढ़ा लिखा, ग्रेजुएट। उसने चंगेज़ खान को पढ़ा, उसने हिटलर को पढ़ा, शाहरुख खान का फ़ैन। तो वो पता नहीं क्या हुआ कि वो पहली नज़र में बस उसको लगा कि यही है उसकी जो तलाश है जिसकी। और यहीं से फिर ये एक तरफा लव स्टोरी शुरू होती है। उसकी जो सोच थी, उसके बाकायदा ये पूरा हम लोगों ने इस पर शो भी किया था। उसका कहना था कि हिटलर पूरी दुनिया को जीतने निकला था, चंगेज़ खान कई मुल्कों पर कब्ज़ा कर सकता है अकेले। शाहरुख खान की फिल्म आई थी तब, उससे बहुत पहले, जो इंस्पायर भी था कि शाहरुख खान डर को डरा सकता है, तो क्या मेरी ज़िंदगी में एक अच्छी लड़की नहीं आ सकती जिसके साथ मैं शादी करके एक सुकून की ज़िंदगी बिताऊं, दूर यहाँ से, यहाँ की पुलिस से, नेपाल की वादियों में। तो ये उसका सपना था और ये सपने को हकीकत की शक्ल मिली दीप्ति को देखकर। जब उसने दीप्ति को देखा तो जाहिर सी बात, उसके साथ दोस्त था वो, उसे अच्छा नहीं लगा। अब उसी दिन उसने फैसला कर लिया कि अब जो कुछ भी है यही है उसकी ज़िंदगी में। और दीप्ति इस चीज़ से बिल्कुल बेखबर, उसे मालूम नहीं कि कोई उसे घूर रहा है, कोई इसका पीछा कर रहा है। अब इसके बाद वो दीप्ति का पीछा करना शुरू कर देता है। करीब 150 दिन तक वो दीप्ति के पीछे रहता है। वो कहाँ जाती है, क्या पहनती है, किसके साथ घूमती है, किन चीज़ पे जाती है, उसकी छुट्टी कब होती है, छुट्टी में क्या करती है, घर वालों के साथ कब निकलती है, घर में कौन कौन है, ये एक एक जो छोटी छोटी चीज़ शायद जो खुद दीप्ति को ना मालूम, वो देवेंद्र को पता चल चुका था। घर, दफ्तर के दोस्त, घर के रिश्तेदार, हर एक के बारे में उसने सब कुछ पता कर लिया था। और इसी के बाद जब ये सारी चीज़ें पता की, तो फिर देवेंद्र को ये लगा कि बस अब जो है उसको किसी भी रूप में दीप्ति को पाना है, हासिल करना है, तो वो क्या करे। तो सबसे पहले उसने दीप्ति के करीब जाने के लिए उसने 2 ऑटो ख़रीदे। और ये 2 ऑटो ख़रीदे, अपने दोस्त से झूठ बोला। उसने कहा कि ऑटो ख़रीदा, हम लोग एक किडनैपिंग करेंगे, उसमें हवाला का बड़ा कारोबारी है, उससे पैसे वसूलेंगे। तो दोस्त को भी इसने दगा दिया। इसके बाद 2 ऑटो ख़रीदा, कभी दीप्ति के घर, कभी दफ्तर के बाहर ये पहुंच जाता। वो टाइम उसे पता था।
बट हफ्ते में अगर वो जाता 10 दिन, तो 10 दिन में शायद एक दिन दीप्ति उसके ऑटो पर बैठती, वो भी सुबह ऑफिस से वापसी में नहीं, क्योंकि अक्सर दीप्ति जो है वो कोशिश करती कि इस ऑटो में जिसमें एक दो और लड़कियां बैठी हों, तभी वो ऑटो में बैठती थी। शेयर बेसिस पे भी कई रूट पे दिल्ली गाज़ियाबाद में ऑटो चलते हैं इस तरह से। तो उसने देखा कि कई बार ये लड़कियां नहीं बैठती हैं, अकेला है तो उसमें बैठती नहीं है, कई बार बैठ जाती है, दिन में तो खुश होता है। सिर्फ ये कि दीप्ति को बैठाने के लिए इसने कई अपनी एक दो दोस्त को भी किया, और उसने कहा कि तुम इतने बजे वक्त पे आ जाया करो दीप्ति के ऑफिस का टाइम जब खत्म हो, और तुम ऑटो में बैठ जाया करो ताकि तुमको देखकर दीप्ति भी इस ऑटो में बैठ जाए। ऐसा भी उसने किया, और वो बैठी दीप्ति जब देखी कि एक और लड़की बैठी हुई है। लेकिन ये चलता रहा। उसके बाद अब लगा कि ये सब कुछ बहुत हो गया, अब वो उसके बिना रह नहीं सकता, तो अब क्या करे। अब अभी तक एक चीज़ उसने नहीं की थी। इन पूरे 150 दिनों में सुबह शाम वो दीप्ति का पीछा करता, उसके हर चीज़ पे नज़र रखता, पर दीप्ति से कभी उसने बात नहीं की, और न ही उसे उस तरीके से देखा कि दीप्ति को कुछ अटपटा लगे या शक हो। अब उससे लगा कि वक्त आ गया। फिर उसने प्लानिंग की कि इसे पाने के लिए एक ही तरीका है, और वह दीप्ति को किडनैप कर लो। लेकिन किडनैप करने के बाद ज़ोर ज़बरदस्ती से दीप्ति का प्यार हासिल नहीं किया जा सकता था, तो इसने एक दूसरी साजिश रची। इसने कहा इस किडनैपिंग के ज़रिए दीप्ति की नज़र में हीरो बन सकता हूँ और इसके लिए इसने अपने 2 दोस्तों को साथ मिलाया और इससे झूठ बोला कि ये दीप्ति है जिससे वो प्यार करना चाहता और वो हीरो बनने के लिए किडनैप कर रहा है। बल्कि उसने उसको ये बताया कि इसके ज़रिए हम लोगों को फिरौती में काफ़ी पैसे मिलेंगे। दोस्त भी तैयार हो गए। इसके बाद 10 फरवरी 2015 को गाज़ियाबाद से दीप्ति का किडनैप कर लेते हैं। किडनैप करने के बाद जो देवेंद्र है वो उसको अब बेहोश करता है और उसमें साथ हरियाणा के गांव में ले जाता है और वहाँ रखता है। अपने दोस्तों से ये कहता है कि तुम बस कुछ कुछ देर के लिए आना, शक्ल दिखाना और चले जाना। और ये उसके आसपास रहता है कि ताकि उसके दोस्त भी उसके साथ कुछ करें नहीं, क्योंकि उसने किडनैप जो किया था उसकी मंशा अलग थी, उसकी नीयत अलग थी। अब किडनैप के बाद दीप्ति घबरा रही है, रो रही है, तो वो कहता है कि घबराओ मत, मैं इनके साथ ही हूँ, लेकिन मैं ये काम नहीं करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें छुड़ाऊँगा, मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊँगा। तो वो अपने आप को इस तरीके से पेश करता है कि दीप्ति को लगता है कि इन किडनैपर्स के बीच में एक अच्छा इंसान यही है, शायद ये इसकी मदद करे। तो उसने कहा जैसे ही मौका मिलेगा मैं तुम्हें यहाँ से बचा कर ले जाऊँगा। इधर दीप्ति घर नहीं पहुँची, घर वालों ने मिसिंग की कंप्लेंट की, गाज़ियाबाद पुलिस हर तरफ ढूंढ रही है, कोई सुराग नहीं मिल रहा है। और उधर दीप्ति को अपने कब्जे में रखकर देवेंद्र वो काम करना चाह रहा है जो उसने 150 दिनों में नहीं किया, दीप्ति का भरोसा और अपने आप को एक अच्छा और सच्चा इंसान साबित करने का। तो ये सारी चीज़ें वो करता रहा। 3 दिन तक दीप्ति को इसने रखा, पर दीप्ति के साथ कोई बुरा सलूक नहीं किया, वक्त पे खाना देना, सब कुछ, ये भी ख्याल रखना कि कोई और उसके पास ना आए। और फिर आखिर में जब उसे लगा कि दीप्ति उसके बारे में अच्छा अच्छा सोच रही है, तो उसे लगा मेरा मकसद पूरा हो गया, वो मेरे बारे में अच्छी राय रखती है। बट वो लगातार ये भी कहता है कि तुम्हारा एक दोस्त है, तुम उससे दूर रहना, क्योंकि ये जो मेरे दोनों दोस्त हैं ये उससे नफरत करते हैं और उसकी वजह से तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये उस दोस्त का जिक्र कर रहा था जिस दोस्त के साथ इसने पहली बार कनॉट प्लेस में दीप्ति को देखा था और जहाँ से ये प्यार का सिलसिला, एक तरफा प्यार का सिलसिला शुरू हुआ था। तो बार बार ये दीप्ति को ये आगाह करना नहीं भूलता था कि तुम उस दोस्त से दूर रहना, क्योंकि मेरे जो किडनैप करके लाए ये लोग, उनकी उससे दुश्मनी है, तो वो उसके चक्कर में तुम्हें नुकसान पहुँचा सकते हैं। ऐसा कह के दरअसल वो 2 चीज़ें करना चाहता था। एक, ये देखना चाहता था कि दीप्ति उस दोस्त के कितना करीब है, उसका रिश्ता क्या है। दूसरा, वो उसको आगाह करना और एक तरह से इनडायरेक्टली धमकाना चाहता था कि अगर तुम उससे मिलोगी, उससे रिश्ते रखोगी, तो शायद तुम्हारी जान को भी खतरा हो। तो ये बार बार कहता था। और फिर अपने दोस्तों के बारे में भी ये उसको डराता था कि ये दोनों दोस्त जो हैं, जो किडनैप करके लाए हैं, ये अच्छे लोग नहीं हैं, ये लड़कियों के साथ मारपीट करते हैं, उनका रेप भी कर सकते हैं, लेकिन जब तक मैं हूँ कोशिश करूँगा तुम्हें बचाने की। तो अपने एक साथ दोस्त को भी बुरा बना रहा है, उस दोस्त के दोस्त से भी उसको दूर करने की कोशिश कर रहा है, सब कुछ इसलिए ताकि वो उसका भरोसा जीत सके और अपनी अच्छाई उसके ऊपर साबित कर सके। इसके बाद 3 दिन के बाद जब उसे लगता है कि अब दीप्ति की राय, नज़रिया बदल गया है, तब फिर एक दिन उसको बहाना करता है और कहता है कि वो दोनों दोस्त कहीं गए हैं, मौका अच्छा है, चलो चुपचाप तुमको यहाँ से मैं निकाल के ले जाता हूँ। दीप्ति को ऐसा लगता है कि जैसे वो सचमुच उसको वहाँ से बचा रही है। वो उसको खामोशी से निकालता है गाँव से और नज़दीकी जो रेलवे स्टेशन है वहाँ ले जाता है, और जो ट्रेन जो पहली दिल्ली की तरफ आ रही थी उस ट्रेन में उसको बैठा के और वहाँ से निकल जाता है अकेले। लेकिन जाने से पहले जब वो ट्रेन में उसको विदा करने के लिए गया, ट्रेन चल पड़ी, तो आखिरी लाइन ये बोलता है देवेंद्र दीप्ति से, वो ये कि तुम दोस्त बनाकर जा रही हो या दुश्मन। मतलब अपने बारे में वो जानना चाहता था। तो दीप्ति दोस्त कहती है। उसके बाद ये बहुत खुश होता है
वापस आता है। उधर दीप्ति जैसे ही ट्रेन में बैठती है, ट्रेन चलती है, तो किसी मुसाफिर से फ़ोन लेती है। 3 दिन तक वो किडनैपर के चंगुल में थी और फ़ौरन फ़ोन अपने घर पे करती है। कहती है कि वो ऐसे ऐसे इस ट्रेन में और दिल्ली लौट रही। इधर पुलिस दीप्ति को ढूंढ रही थी, लगातार परेशान थी। घर वाले पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। घर वाले सारे लोग फिर वो दीप्ति से पता करते हैं कौन से स्टेशन पे। वो स्टेशन उतर के दूसरा कॉल करती है, फिर घर वाले आते हैं, उसको लेकर जाते हैं। अब दीप्ति से पूरी कहानी पुलिस पूछती है, लेकिन उससे वो लोकेशन आग पे पट्टी बंदी थी, ये पता नहीं था कि कहाँ पे रखा गया था। वो स्टेशन पता था हरियाणा का जहाँ से उसे चढ़ाया गया था, लेकिन बाकी चीज़ें नहीं। हाँ, वो उसको देवेंद्र का हुलिया वलिया मालूम था। पुलिस लेकिन इधर अब लड़की सही सलामत घर पहुँच गई, लेकिन पुलिस का ये था कि ना रैंसम कॉल आया, न दीप्ति के साथ टॉर्चर किया गया, ना कोई और ऐसी चीज़ हुई। तो एक एंगल ये भी था कि कहीं दीप्ति अपनी मर्ज़ी से किसी अपने इश्क मोहब्बत के चक्कर में तो नहीं भाग गई, लेकिन पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में वो सारी चीज़ें आती नहीं हैं। तो ये सारी चीज़ें हुई उसके बाद। लेकिन पुलिस को ये बड़ा अजीब लगा केस कि कैसी किडनैपिंग जिसमें 3 दिन तक किडनैपर एक लड़की को अपने पास रखता है, ना मारता है, ना पीटता है, ना रैंसम के लिए कॉल करता है, और फिर अचानक लड़की अपने आप वापस भी आ जाती है। उन्हीं में से एक जो कुछ हुआ था दीप्ति ने वही पुलिस को बताई कि उन्हीं किडनैपर में से एक अपने साथियों के साथ धोखा करता है और इसको वहाँ से निकाल के स्टेशन तक छोड़ जाता है। तो पुलिस के लिए कहानी थोड़ी अजीब लग रही थी। पुलिस अपनी तरफ से फिर भी जांच करती रहती है। इसका दीप्ति कुछ चीज़ें बताती है, उसके ज़रिए वो जगह आइडेंटिफाई होती है हरियाणा में। उस जगह के ज़रिए फिर पता चलता है कि यहाँ पे ये था हुलिया। ऑलरेडी 30 से ज़्यादा मुकदमे थे। फिर हरियाणा पुलिस से संपर्क होता है तो पता चलता है यहाँ पे से देवेंद्र का ताल्लुक है। इसके बाद पुलिस देवेंद्र के पीछे लगती है और आखिरकार देवेंद्र पुलिस के हाथ लग जाता है। हाथ लगता है तो फिर वो सारी चीज़ें बताता है। तब पहली बार दीप्ति को ये पता चलता है पुलिस और मीडिया के थ्रू कि जिसे वो अच्छा इंसान मान रही थी और जिसने किडनैपिंग से छुड़ाने में उसकी मदद की, असली में किडनैपर खुद वही था। फिर उसे पता चलता है देवेंद्र के इस एक तरफा प्यार को लेकर, और तब फिर पूरी चीज़ें सामने आती हैं। पुलिस देवेंद्र को मीडिया के सामने पेश करती है। उसका इंटरव्यू भी है पूरा। वो बहुत ही इंटरेस्टिंग इंटरव्यू है एक तरह से। पुलिस के बीच में खड़ा हुआ है, लेकिन उसके चेहरे पे कहीं खौफ नहीं, कोई दहशत नहीं। पुलिस वालों ने भी उसके साथ कोई बुरा सलूक भी नहीं किया कि जब वो पूरी कहानी सुनी तो लगा कि ये अजीब तरह का ही क्रिमिनल है। उसने अपनी कहानी बताई कि जब वो 7वीं क्लास में था तब डर फिल्म रिलीज़ हुई थी और उसने उसको 10 बार देखी, और उसी वक्त उसे ख्याल आया था कि ऐसी ही कोई एक खूबसूरत लड़की जैसे उसने जूही चावला को देखा था, तो उसने कल्पना की थी और वो मिले और उसकी ज़िंदगी में उससे शादी करें। और कहीं ना कहीं दीप्ति को थोड़ा उसने रिजम्बल किया और उस फिल्म से, उस जूही चावला से, और फिर उसे लगा कि क्राइम क्रिमिनल की दुनिया बहुत हो गई। एक और भी चीज़ थी जो पुलिस के सामने उसने कहा और पुलिस वालों ने भी कहा, वो ये कि उसने कहा कि अगर दीप्ति मुझे मिल जाती है, शादी कर लेती, तो मैं हिंदुस्तान छोड़ता, नेपाल जाता, क्राइम और की दुनिया भी छोड़ देता और मैं जुर्म की दुनिया से दूर होता, एक शराफत की ज़िंदगी जीता, एक पारिवारिक ज़िंदगी जीता। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दीप्ति के सामने भी सच आ गया। तो फिर उससे पूछा गया कि अब क्या, क्योंकि एक तरफ इस तरह का कोई सनकी जो एक लड़की को इस तरह से फॉलो करे, पीछा करे, उससे बात भी ना करे, उसको नुकसान भी ना पहुंचाए, लेकिन इस हद तक मोहब्बत भी करे, तो जाहिर सी बात है दीप्ति का उसके घर वालों का डरना लाजमी था। तो पुलिस वालों ने भी उसे फिर ब्रेन वॉश किया, समझाया। तो लास्ट में फिर उसने कहा, ये इंटरव्यू के दौरान भी माना और पुलिस कस्टडी में ही उसने जो बात की वो बोला कि अब वो रिहा हो गई है, अब वो आज़ाद हो गई है, जाहिर सी बात है मुझे नहीं मिलेगी, तो वो अपने जैसे भी चाहे अपनी ज़िंदगी जी सकती है। मेरी जो है बस शायद कहानी में मेरा किरदार यहीं तक था। उसके बाद पुलिस उसको खैर किडनैपिंग के इल्ज़ाम में जेल भेज देती है। और जो लास्ट खबर थी उसमें ये थी कि शायद साल भर पहले वो ज़मानत पे बाहर किसी वजह से बाहर भी आया। लेकिन दीप्ति और उसका परिवार फिर कहाँ है उसके बाद नहीं मालूम। उन लोगों ने भी शायद थोड़े डर से इलाका बदला। लेकिन ये वो कहानी है जो आज भी कोई सुनता है तो एक तो 2 चीज़ें आती हैं। एक तरफ खौफ है किसी का इस तरह से फॉलो करना, पीछा करना, वो अजीब सी चीज़ होती, और एक तरफा प्यार, ये सबसे ख़तरनाक चीज़ होता है। वो आदमी उस मेंटल लेवल पे होता है कि कुछ भी कभी कभी कर सकता है। ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं। लेकिन यहाँ दूसरा है कि वो सब कुछ करने के बाद आखिर में मानता है और ये भी कहता है कि अब मेरा किरदार यहीं तक था, इसके बाद मुझे नहीं मालूम कि क्या होगा। लेकिन पुलिस ने उसमें से एक पॉजिटिव चीज़ ये निकाली थी कि एक मोहब्बत की वजह से वो अपनी क्रिमिनल लाइफ जो है वो उसको भी छोड़ने को तैयार था। उसके बाद वो जेल चला गया। अब उसके बाद फिर क्या है उसकी क्रिमिनल लाइफ में अपडेट, ये मैं एक बार, मेरे लिए भी इंटरेस्टिंग है पता करना, तो पता करूँगा और आप तक पहुँचाऊँगा और बताऊँगा ज़रूर।